हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजेश खन्ना और आप लोगों के लिए मैथ टेस्ट लेके आया हूं। और यह मैथ टेस्ट डेली लेके आता हूं। बस आप धैर्य के साथ यह डेली पढ़ते रहिए, डेली प्रैक्टिस करते रहिए। एकदम आपको हूबहू जैसा एग्जाम में पूछा जाता है मैं वैसा ही बताने जा रहा हूं। और आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। चलिए स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन कहता क्या है उसको हम लोग देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 5 6 m4 11 से पूर्णतः विभाजित होता है तो m का मान क्या होगा। सबसे पहले तो 11 से विभाजित होने की बात कहा तो ये मेरा 5 और 6 और ये m4 है, राइट। यह 11 से बोला विभाजित है, डिविजुअल है 11 से। तो 11 से डिविजुअल होने के लिए मेरे प्यारे बच्चों रूल्स है कि अल्टरनेट स्थानों पे स्थित अंकों का योग का अंतर 0 हो। तो 0 कैसे होगा, अल्टरनेट ये 5 का अल्टरनेट 6 हो जाएगा। तो 5 प्लस m अल्टरनेट स्थानों पर स्थित अंकों का योग का अंतर 0 और ये 6 अब प्लस यहाँ से 4 और इसका अंतर 0 होनी चाहिए। तो 0 कब होगा, ये मेरे प्यारे बच्चों 6 और 4 10 हो गया और ये m है 5 प्लस m है तो m के स्थान पे कितना होगा तो 0 होगा। क्योंकि ये 10 है तो ये भी 10 होगा तभी 0 होगा। इसका मतलब ये m के स्थान पर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 5। और जब ये 5 हो जाएगा 5 5 10 और 6 4 10, 10 में से 10 गया 0। तो यही तो देखना था कि m के स्थान पे क्या होगा, तो आंसर निकल के आ गया 5। जिस ऑप्शन में 5 आंसर हो वो मेरे प्यारे बच्चों टिक लगा लीजिएगा। देखिए कितनी शानदार तरीके से आ गया। फिर एक बार बोल देता हूं, 11 से कटने का रूल्स है अल्टरनेट स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। तो यहाँ पर सबसे पहले 0 से ही आ गया। अगर बड़ा रहता 6 4 10 से ये 15 16 17 18 19 20 21 रहता तो सोचते कि 11 आ जाए उसका मल्टीपल, लेकिन यही आया। चलिए थैंक यू। अगला क्वेश्चन देखता हूं। आशा करता हूं बहुत अच्छे से सीखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, खूबसूरत सा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला, आपका देखिए कितनी अच्छा है। कहा ए तथा बी मिलकर के बात की। तो देखिए हम लोग ए तथा बी मिलकर बात की तो हम लोग कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं वो देखिए। कहा आपसे यहाँ पे ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है और ए अपनी क्षमता से दुगुना कार्य करता है। तो हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यह ए है और यह बी है। तो ए की क्षमता को अगर मैंने x मान लिया और b की क्षमता को y मान लिया, क्योंकि ये तो इफिशियंसी हमने मान लिया, राइट। इफिशियंसी तो दिया हुआ नहीं है किसी को कि मैं निकाल लूं, तो मान लिया हमने। तो मान लिया तो रूल क्या होता है, कहा कि दोनों मिलकर के 10 दिन में कार्य कर लेता है। इसका मतलब है कि दोनों के इफिशियंसी का योग गुना टाइम, यही टोटल वर्क होता है। यही क्या होता है, टोटल वर्क होता है। अब दूसरे तरफ क्या कहा कि ए की जो इफिशियंसी x है वह अपनी इफिशियंसी का दुगुना इफिशियंसी से काम करे और b अपनी इफिशियंसी से 1/3 मतलब 1/3 कम कार्य करे। 1/3 कम करने का मतलब ये है y माइनस y का थर्ड कम। तो इसका मतलब ये हो गया 2y/3। तो इधर से भी जब दुगुना और 1/3 कम काम करे तो इधर से भी इफिशियंसी का योग गुना टाइम लगा देंगे, बोला 6 दिन में कार्य को समाप्त कर लेती है। ठीक है, तो अब ये इधर से भी टोटल वर्क, इधर से भी टोटल वर्क। अब x का मान निकाल लेते हैं। या 2 से काटेंगे 5, 2 से काटेंगे यहाँ से 3। अब यहाँ से 5x प्लस 5y, यहाँ से 6x, 3 कट जाएगा 2y। अब ये 5x उधर जाके केवल x हो जाएगा और ये 2y इधर आके 3y हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों की इफिशियंसी का जो रेशियो आया वो कितना आ गया 3:1। यही इफिशियंसी हो गया। इफिशियंसी आपका यानी कि आ गया निकल के, तो इसका मतलब आपका सारा सवाल बन गया। तो इफिशियंसी जब निकाल लिए तो आपसे प्रश्न पूछा ए का कितना, क्योंकि दोनों मिलके तो ऑलरेडी दिया हुआ है कि 10 डेज में काम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे ए का निकालना,
ए का इफिशियंसी हमने x माना, तो ये ए है और यह बी है, तो ए का कैसे निकलेगा? तो यहां से जिसका टाइमिंग दिया हुआ उसी के इफिशियंसी से गुना करते हैं। टाइमिंग दिया हुआ है, दोनों मिलकर के काम 10 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलके इफिशियंसी 3 आए, कितना हो जाएगा? 4। अब निकालना किसका है? जिसका निकालना होता है उसके इफिशियंसी से डिवाइड कर देते हैं 3। ये ए का वैल्यू निकल गया 40, ए का इफिशियंसी निकल गया 40/3। इस तरीके से ए का निकल गया 40/3। अब निकालना है मेरे प्यारे बच्चों बी का। तो फिर से हम लोग बी का निकालेंगे कैसे? तो दिया हुआ है टाइमिंग 10, लेकिन 10 दिया हुआ है दोनों मिलके, तो दोनों मिलके इफिशियंसी कितना होगा? 4। और निकालना है बी का 1, इसका मतलब बी का निकलेगा केवल 40। तो इस तरह से आपका आंसर ए का 40/3 और 40 आपका आंसर आ गया। तो जिस ऑप्शन में 40/3 और 40 होगा वो आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दिख रहा है। बस ये हमेशा याद कर लीजिएगा, इफिशियंसी और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क निकलेगा। तो इधर से कहा इफिशियंसी हमने सपोज कर लिया एक्स वाई है, तो एक्स प्लस वाई इंटू 10 डेज। कहा अब इफिशियंसी ए अपनी दुगुनी क्षमता से और बी 1/3 कम क्षमता से काम करता है, तो 6 दिन में काम समाप्त होता है। तो बी की क्षमता यहाँ पे x थी, तो यहाँ पे 2x कर दिया। अब बी की क्षमता y है, तो y से कहा 1/3 कम, तो 2y/3। अब गुणे 6 कर दिया। इधर से भी टोटल वर्क, इधर से भी एक्स वाई का मान वही इफिशियंसी निकल गया। और जब इफिशियंसी निकल गई तो सवाल तो खटखटा गया। अब चले आइए नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे देखिए कितनी बेहतरीन ढंग से है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से बनेगा। कहा दी गई आकृति एबीसीडी एक आयत है, कोई बात नहीं है, आयत हो चाहे स्क्वायर हो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। कहा कि ये आपका एक इस तरह से फिगर दिया हुआ है, आप इस फिगर को ड्रॉ कर लीजिए ऐसे। और जैसे फिगर बना हुआ है, आपसे बोला कि F यहाँ पे है, ये F हो गया और C ये हो गया, इसका मतलब ये E हो गया, राइट। अब सवाल में कहा कि ये D है, ये A है और ये B है, राइट। इस तरीके से यहाँ पर लंब बनाता है। तब आपको कहा कि पूरी की पूरी CE जो है वो 60 है, ये 60 सेंटीमीटर है, और ये जो है DF ये 40 है, इस तरह से। और अपना मन से हम सवाल को थोड़ा सा बनाने के लिए मैं ऐसे बना लूं, तो एक DCF जो है एक ट्रायंगल हो जाएगा। कैसा ट्रायंगल होगा वो मालूम नहीं, लेकिन ये एक ट्रायंगल हो गया। तो हम लोग के लिए रूल क्या बना प्यारे बच्चों, कि एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो चतुर्भुज के क्षेत्र उसी आधार उसी समांतर भुजाओं के बीच बने चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये फॉर्मूला होता है, यानी कि चतुर्भुज का जो एक ही आधार और एक ही समांतर भुजाओं के बीच बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होता है? दुगुना होता है। तो यहाँ से जब ये त्रिभुज बन गया एक ही आधार DC पे, यही DC आधार अगर मानेंगे तो इसी, और ये AB समांतर रेखा, इस दोनों के बीच एक त्रिभुज DFC बना, और इसी में आपका एक चतुर्भुज यानी आयत ABCD बना। तो यहाँ से एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD का एरिया जो होगा वो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल DCF होगा, राइट। और यह DECF जो होगा वो आपका क्या होगा, यहां से देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, देखिए खटाक से आंसर आ जाएगा। अब ये यहां से 2 हो गया, और एरिया ऑफ DCF ये तो आधार इसमें DF मान लेंगे, तो ये 1/2 इंटू 40 इंटू यहाँ से 60, ये से ये कट गया, ठीक है। कट गया तो आपका आंसर क्या आया? 6 चौका 24 और 00, इतना ही सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया, 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस सवाल को बनाने के लिए क्या रूल पड़े कि एक ही आधार और समांतर रेखाओं के मध्य बने आयत या चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसी
आधार और समांतर रेखा के मध्य बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोगुना होता है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल था उसका दोगुना किया तो ये आपका चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल के आ गया। तो अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। 4 भी झकास क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से बनने वाला है। देखिए 4 कहता क्या है, कहा कि यहां से तो 4 में आपका कुछ करना नहीं है, ये भी शानदार है। देखिए कैसे सवाल बनता है वो देखिए। सवाल में आपसे बोला पहले तो इसको रूल पढ़ लीजिए कि x% कहीं पे हो और ये y% हो, इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपको निकालने के लिए बोले ये x प्लस वाई माइनस x इंटू वाई बाय 100% होता है, यही फॉर्मूला होता है। कभी कभी हुबहू फॉर्मूला ही पूछ देता है। यहाँ पे आपका सवाल में 15% और 35% है, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो होगा यहाँ पे 15 प्लस 35 माइनस 15 इंटू 35 बाई 100, ठीक है, और यही परसेंट हो जाएगा। अब 15 से 5 में 75 5 7, अब 15 गुना 3 जो है वो 45 और ये 7 52 हो जाएगा, 525 दो अंक के बाद दशमलव इस तरीके से। अब ये 15 और 35 मिलके 50 हो जाएगा, 50 में से वो घटेगा तो आपका 75 हो गया, तो 50 तो बचा 49 और 49 में से 5 चल जाएगा यानी कि 44। 44.75% जो है वो आपका राइट आंसर निकल के आ गया। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 44.75, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही खूबसूरत सा आंसर आपको निकल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आपका इस तरह से हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का ये। अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्या कहता है उसको देखिए, कितनी झकास क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका इस तरह से दिया हुआ है, देखेंगे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि एक कंपनी ने मुद्रास्फीति के समय में उनके कर्मचारियों को 5:3 के अनुपात में कम किया गया। कर्मचारी में यानी कि वहां पे जो लेबर है, नंबर ऑफ यहां से जो लेबर होगा उसमें आपकी कम की गई, तो वो जो आपका कम कितना किया गया, पहले 5 था तो घटा करके 3 कर दिया। अब उसकी सैलरी में कम किया गया, पहले सैलरी कहा का कि उसके वेतन में यानी सैलरी पहले 7 देता था, सैलरी बढ़ा दिया, संख्या कम कर दिया तो सैलरी बढ़ा दिया। अब इस चीज को देखेंगे कि टोटल संख्या गुने सैलरी बराबर टोटल सैलरी, टोटल सैलरी तो 7 गुने इस दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 गुने 5 यहाँ से 35 और ये 8 गुना 3, यानी पहले टोटल सैलरी 35 का देता था तो अब टोटल सैलरी कितनी का दे रहा है, 24 का दे रहा है, ठीक है। तो अब उसने कहा कि अनुपात में बढ़ा दिया, तो ऐसा करने से कंपनी को 55,000 रुपए की बचत होती। देखिए ना, पहले 35 देता था अब 24, तो अनुपात में कितने कम का हुआ, 11 का, बराबर यहाँ से 55,000, ठीक है, 55,000 लिखा हुआ एक जीरो और, तो इसका मतलब एक बराबर कितना हो गया 5 यहां से। लेकिन आपको निकालना कितना है, कहा कि कंपनी का प्रारंभिक व्यय तो यहां से 35 है, ये एक बराबर 5,000 तो 35 बराबर कितना 35 पंचे 175 और ये 000, तो इस तरह से ये आपका आंसर निकल के आएगा। जिस ऑप्शन में होगा टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी इज द राइट आंसर। बोला प्रारंभिक तो प्रारंभिक 35 है, बाद वाला बोलता तो 24। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, खूबसूरत सा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका झकास होने वाला है। कहा तीसरा में 3 संख्याएं एबीसी इस प्रकार हैं कि, कहा 3 संख्याएं जो है वह एबीसी इस प्रकार है। पहले तो a प्लस बी बराबर 5, a प्लस बी इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, फिर b इक्वल टू सी बराबर 7.5 है, अब फिर c प्लस a इक्वल टू 8.5 है, राइट, यही आपका 8.5। अब कहें संख्याओं का औसत, तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे मेरे प्यारे, जैसा ही जोड़ेंगे तो यहाँ से a 2 बार है, b 2 बार है, c 2 बार है, तो क्या करेंगे जोड़ेंगे तो ये 2a प्लस b प्लस c निकल के
जोड़ेंगे तो ये देखिए 5 5 10, तो 8 है 1 9, और 9 और 7 16, 16 5 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 21। तो अब एवरेज बोला तो पहले तो एबीसी निकालना पड़ेगा। तो एबीसी बराबर 2 से इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10.5। और एवरेज का मतलब होता है दी गई संख्याओं के योग में संख्याओं की संख्या से डिवाइड कर देंगे, यानी कि यह a प्लस बी प्लस सी तीन संख्याएं हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे, इनका योग 10.5 निकल के आ गया तो 3 से, तो ये 3 से 3.5 जो है वो राइट आंसर आ गया। तो जिस ऑप्शन में 3.5 हो वो आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। इन संख्याओं का औसत 3.5। देखिए कितनी बेहतरीन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पे, खूबसूरत सा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा एक ग्राहक सेब की कीमत में 33.33% जो है, यहां से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कहा 33.33% के वृद्धि के कारण 16 रुपए में 4 सेब कम खरीद पाते हैं। तो सेब की वास्तविक कीमत, यानी कि वास्तविक का मतलब होता है प्रीवियस रेट, तो वास्तविक आपका रेट यानी कि प्रीवियस रेट जो है क्या होगा, प्रीवियस रेट आपसे पूछा, तो प्रीवियस रेट बराबर होता है, पहले तो यहां से बोला कि 33, ये है ना 33.33, तो आप इसको 33.33% को यहां से क्या लिख सकते हैं 33/1/3%, ऐसे भी लिख सकते। तो ये तो वृद्धि की बात बोला कि इतना वृद्धि हो जाने से 16 रुपए में 4 कम खरीदता है। तो सोचिए कि जितनी प्रतिशत में बोला वो लिख देंगे 33 1/3 लिखेंगे, अब बट्टे में क्या लिखेंगे 100 प्लस इसको बढ़ा के 33 1/3, राइट। अब गुने क्या हो जाएगा, जितने रुपया 16 रुपये और नीचे में संख्या 4, ये आपका प्रीवियस रेट निकल जाएगा। यानी वृद्धि कोई भी रेट में बोला कि 33:1/3% की वृद्धि, इतना वृद्धि किया कितना से, तो इतना से, ये पहले वाला रेट निकल जाएगा। 33 को फ्रैक्शन में करेंगे तो ऊपर 1/3 आ जाएगा, इसको भी हम लोग यहां से करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए अगर ये परसेंटेज में बात है, ये 1 हो 100 को परसेंटेज फ्रैक्शन में करेंगे 1, तो ये कितना हो जाएगा 3, तो ये आपका कितना आ जाएगा 100, देखिए ये गुने आपका 4 हो गया। अब क्या हो जाएगा 1/3 होल बट्टा यहां से 4/3, 3 3 कट गया, गुने यहां से 4 बराबर 1/4 इंटू 4, अब बराबर 1 रुपया, उसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 100 पैसे हो जाएंगे। ठीक है, तो जिस ऑप्शन में आपका 100 होगा वो आपका आंसर हो गया। कितनी खूबसूरत सा आंसर आ गया, ये देखिए ये 3 से 3 कट गया ऐसे, ठीक है, और इस तरीके से आपका आंसर आ गया। क्योंकि जितने ये फ्रैक्शन में इसको किया, परसेंटेज की बात करें तो ये परसेंटेज रहेगा, तो ये भी परसेंटेज, तो ये क्या होगा कि हमने इसको फ्रैक्शन में 1/3, ये 100 का 1 है, ये इसका 1/3 सबको बना लिया। और नहीं फ्रैक्शन में बनाइएगा, ऐसे भी जोड़िएगा तो आपको आंसर आ जाएगा, यानी 100 पैसे। उसकी वास्तविक कीमत 100 पैसे थी, यानी 1 रुपए थी। ठीक है, तो आशा करता हूं अगर, लेकिन अगर आपसे सेब की वास्तविक कीमत ना पूछ के पूछता क्या प्यारे प्यारे बच्चों कि इसका घटा हुआ मूल्य क्या होगा, प्रेजेंट रेट क्या होगा, यहाँ पे 100 प्लस 33:1/3 नहीं लिखते, इसको हटा के केवल 100 लिख देते, घटा हुआ मूल्य निकल जाता। 2 सवाल पूछता है इसमें, याद कर लीजिएगा। वृद्धि से है तो वृद्धि से तुलना करेंगे तो आपका पहले वाला रेट निकल जाएगा, घटा हुआ से तुलना करेंगे तो प्रीवियस रेट निकल जाए, पहले वाला रेट निकलेगा। अब चलिए आइए, ये सवाल कहा, ये भी आपकी बेहतरीन है, क्वेश्चन नंबर 8। कहा वर्ग की भुजाओं में के परसेंट की वृद्धि होने के कारण, कितनी झकास आपका है ये देखिए। कहा कि वर्ग की भुजाएं के परसेंट की वृद्धि होने के कारण क्षेत्रफल में के परसेंट, यहां से के परसेंट वृद्धि हुआ तो एरिया में, वर्ग के एरिया में वृद्धि हो गया 69% का। ठीक है, इस तरीके से। तो कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, आपके ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन में से मैंने उठाऊंगा कि के बराबर 30% यानी 30% मान लूंगा। तो वर्ग है यहाँ पे, तो वर्ग का स्क्वायर, स्क्वायर है यहाँ पे, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, भुजा स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर।
तो यहां से टू भी फॉर्मूला लग जाएगा, यानी 30 प्लस 30 प्लस यहाँ से 30 इंटू 30 भाई यहाँ से 100। तो क्या होगा, यहाँ से ये 0 0 कट जाएगा, तो यहाँ से 60 प्लस ये 9, एक्चुअली में कितने की वृद्धि हो गई, 69% की। इसका मतलब है ये जो k परसेंट वृद्धि होने से एरिया में 69% की वृद्धि होती है, तो k बराबर क्या होगा, तो k बराबर 30% होगा। ऑप्शन में से उठा के चेक कर दीजिए, बस हो गया। ऑप्शन में से उठा के चेक कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो ऑप्शन लगाइएगा इस तरह से करके चेक कर लीजिए कि 69 आता है कि नहीं आता है, वही आपका राइट आंसर आ जाएगा। खूबसूरत सा आंसर आ गया। नेक्स्ट में चले आइए। नेक्स्ट आपका ये कहा, आपके स्क्रीन पर देखिए कितनी खूबसूरत सा है आपका, बहुत ही झकास क्वेश्चन नेक्स्ट में है, बहुत ही अच्छा। देखिए नेक्स्ट कहता क्या है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पे। कहा आपसे बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि ए एक बिंदु है, राइट, एक बिंदु है से 30 मीटर पर सेकंड की गति से आरंभ करता है और 30 सेकंड बाद उसी बिंदु से बी जो है 50 मीटर सेकंड की गति से ए का पीछा करना प्रारंभ करता है और बी द्वारा ए को पकड़े जाने से पहले। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि दोनों पकड़े जाने से पहले, सवाल को सुनेंगे हम लोग, पकड़े जाने से पहले ए तथा बी कुल कितनी दूरी तय करेगी, ये पूछा सवाल। कोई बात नहीं है, इसका मतलब ये हुआ दूरियां तो दोनों सेम ही चली। जैसे दोनों ए से स्टार्ट किया, यानी कि देखिए यहां से स्टार्ट किया दोनों, ठीक है। कहा कि ए एक बिंदु से, एक यहाँ पे ए है और इस बिंदु से स्टार्ट किया और इस बिंदु से स्टार्ट करके यहाँ पे बी भी इसी बिंदु से स्टार्ट किया और इसको जाके यहाँ पे पकड़ लेगा पीछे से। तो दूरी तो दोनों का सेम ही स्टार्ट हुआ। तो दूरी जब सेम ही स्टार्ट हुआ तो मान लेते हैं पहला जो ए है, ए का टाइमिंग लगता है टी, मतलब टी सेकंड, टी मतलब मिनट हो, घंटा हो, जो भी दिया हुआ हो, कहता है उसको मान लेते हैं टी सेकंड में, टी सेकंड में, यहां से सेकंड ही मान लीजिए कि टी सेकंड में उसने इस दूरी को कवर किया। तो बी जो है कितने सेकंड में कवर किया, क्योंकि 3 सेकंड तो बाद ही स्टार्ट किया, तो इतने सेकंड में। तो ए की चालें कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो ए कहा 30 मीटर पर सेकंड से, तो 30 गुना टी, राइट, इक्वल टू चलेगा ये 50, क्योंकि बी का 50 मीटर पर सेकंड है, 50 और ये टी माइनस 3, इस तरीके से, ठीक है। आप दोनों को हल कर दीजिए, 0 से 0 कट गया, या 3t यहाँ से 5t, 3t उधर से आ जाएगा तो ये 2t बचेगा और 5 गुना 3 यहाँ से 15। इसका मतलब t बराबर क्या हो गया, 15/2। अब 15/2 हो गया तो आपसे पूछा यहाँ से t का मान तो निकाल लिया, अब ए बी द्वारा कुल दूरी तो किसी एक में रख दीजिए, एक में ये भी दूरी ये भी दूरी, कुल दूरी आपसे पूछा, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू यहाँ से 3t, क्योंकि यही होगा, ये दूरी रखिए तो भी ये दूरी रखिए, क्योंकि दोनों को जोड़ना है, किसी एक दूरी को दुगुना कर दीजिए, ये हो गया। तो क्या होगा आंसर, 2 इंटू 30 इंटू 15/2, तो 2 से 2 कैंसिल। तो आपका जो राइट आंसर आएगा क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो राइट आएगा आंसर वो आएगा 15 गुना 3 450, और ये 450 मीटर ही आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा, 450, 450। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। खूबसूरत सा, वो भी मीटर में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं क्या कहता है। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपने अच्छा से सीखा और आगे भी अच्छे से सीखेंगे। चलिए ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि B20, यहां से देखिए नेक्स्ट जो कहा आपसे कि कहा कि 20% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 2 वर्ष का अंतर 200 है। तो जब ये 2 वर्ष का अंतर की बात करें तो दिमाग में फिट कर लेना है। क्या फिट करना है वो देखिए, बहुत ही अच्छे से फिट करना है। फिट करना ये है कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर 2 इयर्स के लिए, फॉर 2 इयर्स के लिए जो होता है वो सीख लीजिए। फॉर 2 इयर्स के लिए P बराबर ये होता है, ये CI माइनस SI गुने 100 गुने 100,
और नीचे में जो होता है रेट इनटू रेट। बस ये फॉर्मूला सेटअप कीजिए। तो देखिए फॉर्मूला अगर माइंड में है मेरे प्यारे बच्चों तो आपको दिक्कत नहीं है। बोला कि अंतर 200 है, तो ये 100 गुना 100 हो गया और रेट आपका 20% है, तो 20 इंटू 20 हो गया। अब यहां से देखिए ये 20 से काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 20 25, और ये 20 से काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और 25 और 5 गुना 5 25 दूना 50, 50 और ये डबल जीरो, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों हो गया 5000 जो निकल के आ गया। वो क्या निकल के आ गया? मूलधन। मूलधन जब 5000 मेरे प्यारे बच्चों निकल के आ गया, तब अगला स्टेटमेंट क्या कहता है? क्योंकि मूलधन तो आपको निकालना पूछा नहीं है, आपसे क्या पूछा है कि यदि ब्याज का, देखिए इस सवाल में क्या करना है, ये तो मैंने फॉर्मूला ही लिखा, ये बस इतना ही दूरी तय किया ना। अब कहा यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक हो, माने हाफ ईयरली हो, हाफ ईयरली लिख देता है, तो रेट क्या होगा? आधा, यानी 20% है तो ये 2 हो जाएगा, यानी कि 10% रेट हो गया। टाइम क्या होगा? टाइम कहता है कि पहले वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो 1 वर्ष है तो वो दोगुना हो जाएगा, यानी कि 2 वर्ष होता है। तब आपसे सीआई और एसआई का अंतर पूछा है आपको, तो यहां से अंतर जो होगा सीआई एसआई का वो क्या होगा? अंतर बराबर होता है पी इंटू यहां से यहां पे पी इंटू आर का स्क्वायर बटे 100, यही अंतर होता है। तो पी का वैल्यू 5000, ठीक है, इंटू आर जो है 10%, ये 10 इंटू 10, और नीचे में लिखेंगे आपका ये आपका 100 इंटू 100 हो जाएगा, ये 100 इंटू 100 हो गया। एक 100 से तो ये कट जाएगा, एक 100 से ये कट जाएगा, तो आपका जो अंतर बचेगा वो कितने का बचेगा? 50 रुपए का अंतर बचेगा। तो जिस ऑप्शन में 50 रुपया हो टिक लगा लीजिए। फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, केवल फॉर्मूले को इस्तेमाल कीजिए, देखिए कि आपकी क्वेश्चन कितनी सटीक बनता है वो देखिए। और ये मत कहिएगा कि बिना फॉर्मूला का सवाल बनाते हैं, वो कभी नहीं होता है। कहने के लिए होता है कि विदाउट फॉर्मूला, लेकिन जब तक कंसेप्ट आपको मालूम नहीं रहेगा सवाल आपको बेहतरीन ढंग से नहीं बनेगा। मैंने यहाँ पे क्या किया? कुछ नहीं किया, केवल कंसेप्ट का यूज किया, सवाल बन गया। अब सवाल यहां से आता है, देखिए 11 आगे का क्वेश्चन भी आपको अच्छे से बनेगा, और कैसा है वो देखिए। खटाखट सवाल हम लोग बनाते चले जा रहे हैं। बोला सवाल में यह x है और ये 2x है प्लस x प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू यहां से 90 हो गया। तो अब हीट एंड ट्रायल का, चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया और जनरल कंपटीशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के लिए अलाउ नहीं करती है, तो यहां से x का मान क्या पुट करेंगे जो आ गया। तो यहां से मैं सोचता हूं कि 90 का क्या होता है? एक होता है 90 में 18 पंचे कितना हो जाएगा? 90। एक होता है 15 छक्का 90। तो अब यहां से देखता हूं कि क्या लूं। अगर मैं यहां से x का मान 5 लूं तो 5 गुना 2 10, 10 और 3 13 गुना 5 नहीं, कभी 90 होगा। लेकिन जब x का मान यहां से 6 लेता हूं तो 6 दूना 12 3 15, सेटिस्फाइड हो गया, x का मान 6 निकल गया। x का मान चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दूसरा भी निकलेगा, लेकिन हम लोग को जब एक निकल गया 6 तो दूसरा नहीं निकाल, चुकी हो सकता है नेगेटिव में आ जाए या फिर ये में निकल जाए, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे, जब 6 निकल गया सेटिस्फाइड हो गया तो टेंशन नहीं लेना है, दूसरा भी निकल सकता है। जैसे अगर मैं 15/2 कर लूं तो 15 दूना 30 3 या 3 कर लूं तो उससे भी आ सकता है, लेकिन परेशानी हो जाएगी। तो अब अगला स्टेटमेंट कहता है 7y⁻⁻1/2 प्लस 2y⁻⁻1/2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका? y⁻1/2। तो यह दोनों माइनस में, तो 7 2 9 हो गया, ये y पर ये y-1/2 ऐसे, और ये आपका y1/2। अब अगले स्टेप में ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा, ठीक है। जब ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? देखिए y पे पावर 1/2 और ये y पे पावर 1/2। तो अगले स्टेप में ये 9 बराबर क्या निकल गया? ये y पे पावर 1/2, ये y पे पावर 1/2। तो क्या होगा? ये दोनों जब गुणा करेंगे तो बेस बेस सेम है तो पावर जुट जाएगा, तो पावर जुट के क्या हो जाएगा? 1, यानी y का मान 9 निकल गया।
y बराबर 9 निकल गया। तो आपसे सवाल पूछा क्या मेरे प्यारे बच्चों, आपसे पूछा कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या होगा, यही पूछा आपसे। तो x का मान आपने यहाँ पर 6 निकाला तो 36 हो जाएगा, और इसका मान 81 निकाला तो कितना हो जाएगा, ये 7 और ये 11, 117 आपका राइट आंसर हो गया। तो जिस ऑप्शन में 117 जो है वो आपका अच्छे क्वेश्चन है, तो इस तरह से हल करेंगे। कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व जो है नहीं करना है, ये दिमाग में फिट कर लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्या कहता है उसको सीखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला यदि x बाई वाई, सवाल जो है यदि जो है x बाई वाई, यहां से x बटा y जो है ये 4/9 है, ठीक है, ये जो है 4/9 है। तो अब यहां से 7x स्क्वायर और 19xy और प्लस में 11y स्क्वायर, और नीचे में आपका y स्क्वायर, ठीक है। ये अब इसका हल क्या निकालना है, रेशियो में है तो ये x इक्वल टू 4, यदि x बराबर 4 हो तो ये y बराबर 9 होगा। तो x का मान यहाँ पे पुट करेंगे तो 7 गुने 16, x का मान 4, स्क्वायर है 16, यहां से 19 गुना 4 गुना 9, क्योंकि x का मान 4, y का मान 9, और यहां से 11 गुना y का वैल्यू 4, y का वैल्यू 9, तो 81, और नीचे में आपका हो जाएगा 81। हो गया। देखिए कितना अच्छा से बन रहा है, कुछ नहीं है। इसका हम करेंगे तो 891 ये आ जाएगा, 16 7 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। अब यहां से देखिए 112 112, अब यहां से इसकी गुना करेंगे, 19 नमा 171 और गुने 4, तो 17 चौका 68, और ये आपका 4, तो सबका हो गया। अब यहां से जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये दोनों को जुटेगा, तो 1 और 2 मिलके यहां से 3 हो गया, और 9 और 1 10 हो जाएगा, और 8 है 9 1 10 हो गया। इसमें से 684 को घटा लेंगे, अब बटे में कितना हो जाएगा 81, तो फाइनली आंसर कितना होगा, ये 13 में से 4 गया तो आपका 9 आ जाएगा, 13 में से 4 गया, 9 4 13 होता है। देखिए कितनी झकास है। उसके बाद ये हो गया 9, 9 में से 8 जाएगा, यहां से 1 हो गया, 9 में से 8 गया 1, अब ये 9 में से 6 जाएगा तो ये 3 हो गया, और ये आपका 81 आ जाएगा। क्या सवाल झकास है। सो देखिए 319/81, ऑप्शन नंबर जो है सी इज द राइट आंसर। कितनी बेहतरीन सा निकल गया। कुछ नहीं करना है, जब भी आपके अनुपात में रेशियो में आपका दिया हुआ हो x y y इक्वल टू 4/9, चाहे इस तरह से कोई भी सवाल हो, तो याद कर लीजिए कि यदि x बराबर 4 होगा तो y इक्वल टू 9 होगा, ये हमेशा होता है। अब चलिए आइए नेक्स्ट सुनहरा सा क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है उसको हम लोग सीखेंगे। काफी बेहतरीन सा है, और मैंने आपको यहाँ पर सामने में दिया, आप उसको अच्छे से देखिए। सवाल एकदम बन रहा, बनाना शुरू कर दीजिए, मैं आपको थोड़ा सा वेट कर लेता हूं कि आप लोग बना रहे होंगे, उम्मीद करता हूं। देखिए कहा x-3, सवाल में आपसे पूछा कि x-3 प्लस 1/x-3 जो है ये आपका 4 दिया हुआ है, तो x-3 का होल क्यूब प्लस 1/x-3 का होल क्यूब बराबर क्या होगा। ये तो आपका कंसेप्ट है, ये आपका क्या है, कंसेप्ट है, और कंसेप्ट कितनी बेहतरीन है वो देखिए। जैसा ही मैं लिखूंगा बोलेगा ये तो सर मैं उड़ा दूंगा, क्या उड़ जाएगा आपसे। देखिए मैं सवाल बनाने से पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि यदि जो है कि ये x प्लस 1/x इक्वल टू a हो, और तब जाके आपसे ये रहे कि ये x का क्यूब प्लस यहाँ से 1/x क्यूब बराबर क्या होगा, तो a का क्यूब इसी का 3 गुना घटा लेते हैं, यही आपको याद करना पड़ेगा, और ये याद रहेगा तो फिर सवाल पढ़ने में देरी नहीं। उसी तरह से यहाँ पर लिया कि x-3 और प्लस
1/x-3 जो है ये 4 दिया हुआ है, जिस तरह से यहाँ पे a था। तो इसी का होल क्यूब करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये होल क्यूब प्लस 1/x-3 का होल क्यूब जो होगा, 4 का क्यूब 64 माइनस 4 गुना 3 12, यही 4 का क्यूब a का क्यूब करेंगे और इसी का 3 गुना घटा देते थे, इसी का 3 गुना घटाएंगे 4 तिया 12, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 52 और यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए कितनी खूबसूरत सा निकल गया। अगर इसमें फॉर्मूला आपको है मालूम तो ये सवाल जो है मेंटली कैलकुलेट आप कर सकते हैं, कलम चलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसे मैंने लिख दिया है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो आशा करता हूं कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिखाया वो भी बहुत खूबसूरत सा है, देखेंगे और आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहा कि यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड और ये जेड एक्स है, ठीक है। ये तो ये तभी बराबर, हिट एंड ट्रायल से चेक करिएगा, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड बराबर 1 सेटिस्फाइड जब कीजिएगा, देखिए यहां से ये 1 का स्क्वायर 1, ये y 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, यहां से 1 into 1 प्लस 1 into 1 प्लस, ये देखिए 3 प्लस 3 दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब हमने जो x प्लस वाई प्लस जेड माना वो सही है। सही है तो आपका आंसर क्या निकलना है, 7x प्लस 3y माइनस 5z होल बाय कितना निकालना है, यहां से देखिए 5x, ये आपका निकालना है, ये आपका यहां से निकालना। अब क्या हो जाएगा, सबका मान तो 1 है, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 3 माइनस 5 और नीचे में हो जाएगा 5। अब क्या होगा, 7 3 10 में से 5 गया 5 और बटे में यहां से 5 तो कट गया, यहां से क्या फाइनली आंसर आ जाएगा 1। और ये देखिए 1 कितनी खूबसूरत सा निकल गया। कहीं से कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों, कहीं से कोई दिक्कत होने की संभावना ही नहीं है, इतनी खूबसूरत तरीके से आपको सवाल बता रहा हूं। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं ना तो वाकई आपकी बनाने की जो शैली जो है अद्भुत शैली आपके अंदर आ जाएगी। आप सोच नहीं सकते हैं कि इतनी बेहतरीन शैली मेरे पास आ भी सकता है और ये झकास चल रहा है आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, कहता क्या है, कहा कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण बीडी की लंबाई 36 है। कोई बात नहीं है, ये भी खट खट बनेगा, खट खटा देंगे हम लोग। कहा समांतर चतुर्भुज, तो सबसे पहले एक ड्रॉ कर लीजिए पैरेललोग्राम, इस तरीके से ये हो गया समांतर और ये ए बी सी और डी हो गया। अब उसने कहा कि बीडी विकर्ण की लंबाई, ये जो बीडी है ये आपका 36 हो गया, राइट। अब कहा कि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज एडीसी, यह एबीसी और एडीसी का जो है, एबीसी का यहाँ पे P, ठीक है, और एडीसी का Q केंद्रक है, यहां से ये Q जो है वो केंद्रक है, राइट। और जबकि BD बराबर जो है ये 36 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, 36 सेंटीमीटर। तो आपसे बोला PQ की लंबाई क्या होगा, एबीसी का केंद्रक P है और यहां से एडीसी इधर वाले का केंद्रक Q है। मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है जरा गौर से देखिए, किसी भी त्रिभुज में केंद्रक जो है, केंद्रक जो होता है वो अगर माध्यिका होती है तो उसको 2:1 के अनुपात में विभक्त करती है। तो ये भी सी हो गया, तो ये तो इसकी माध्यिका ही होगी, ये 2:2, केंद्र के शीर्ष की तरफ 2 होता है और भुजा की तरफ 1 होता है। इधर से ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। जब इसको गौर से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये भाग यहाँ से यहाँ 2, ये 2, इसका मतलब ये कितने भागों में बट गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक भी तो 2 ही हो गया, इसका मतलब है 2 भाग में बांट दिया गया, यानी कि 3 भागों में बांट दिया गया। ये भी भाग 2 है, ये भी भाग 2 है, PQ ये भी, इसका मतलब ये PQ बराबर जो हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये BD का क्या होगा 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 1/3 का ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो 1/3 करेंगे तो आ जाएगा, यानी कि ये 36 है तो बट्टा में 3 कर दीजिएगा, तो ये आपका 12 सेंटीमीटर PQ की लंबाई हो जाएगी, यानी कि दोनों त्रिभुज के सेंटर के बीच की दूरी निकल गया। तो ऑप्शन नंबर सी, कैसे
कैसे मैंने 3 किया ये मैंने आपको सिखाया कि देखिए यहाँ से 2:1 किया, केंद्रक जो होता है 2:1 के रूप में डिवाइड करता है, शीर्ष की तरफ 2 तो भुजा की तरफ 1, इधर से ये 2 ये, तो इस दोनों को जोड़ेंगे 1 1 तो 2, ये 2 है ये 2, इस 3 इक्वल पार्ट में बट गया, तो 3 इक्वल पार्ट में बटा, इसीलिए हम लोग BD के थर्ड से डिवाइड किए। तो आप समझ ही गए होंगे कि PQ बराबर BD/3 यानी 36/3 12 आ गया। कितनी झकास से बन गया ये देखिए। अब आशा करता हूं कि आगे आने वाला सवाल है वो भी आपको अच्छे से बनेगा, और ये आपके स्क्रीन पे बहुत ही बेहतरीन सा कहा यहाँ से कि दी गई आकृति में DE पैरेलल BC है। क्या है? DE जो है वो पैरेलल BC है। तो सबसे पहले तो फिगर जैसा दिया हुआ आप वैसा बना लीजिए, उसके बाद तो हम लोग देख ही लेंगे सवाल कहता क्या है। अब यहां से एक D बनाइए और इस तरीके से इसको मिला दीजिए, ये D और ये E हो गया, और यहां से A B और C, राइट, क्रिएट कर दीजिए। अब सवाल कहता है कि DE पैरेलल, ये यहां से जो DE है ये पैरेलल है BC के, मतलब DE और ये BC पैरेलल है, सही है। अब कहा कि DE जो है 1/3 BC है, ये जो DE जो है 1/3 BC ऐसे, इसका मतलब DE बटा BC जो होगा वो 1/3 होगा, और ये DE बटा BC जो होता है यही DE बटा BC जो होता है यही AE अब बटा AC होता है, A से ही पूरा AC, ये तो 1/3 है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, और एक और होता है, इधर से भी AD लेंगे अब बटा क्या हो जाएगा, पूरा AB होता है। ये 1 आपको क्या दिया हुआ है 1/3 के बराबर होगा, इसका मतलब AE ये 1 हो जाएगा, अब पूरा AC थर्ड हो जाएगा, इसका मतलब ये पार्ट कितना हो जाएगा, यहां से लेकर के ये पार्ट 2 हो जाएगा, और ये यहां से लेके ये 1 हो गया। और किसी भी त्रिभुज में याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी त्रिभुज में यदि किसी सीधा रेखा पर दो त्रिभुज स्थित होता है तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनके आधार की लंबाई के अनुपात के बराबर होता है। अगर कोई यहां से देखिए, मैं एक और अलग से बनाता हूं, यहाँ पे दिखाता हूं छोटा सा बना करके, ये सरल रेखा है, इस पे दो त्रिभुज बना, यहां से ये त्रिभुज, तो इस यह पहला त्रिभुज ये दूसरा त्रिभुज, इस दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा ये यहां से इसके भुजाओं के ये भुजा और यहां से इसके ये भुजा, इस दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से ADE और ADE, अब यहां से गौर से देखिए, सवाल में कहा DEC का क्षेत्रफल, DEC का, तो यहाँ पे ADE और DEC का जो क्षेत्रफल होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो एक ही आधार AC पर न स्थित है, तो इसीलिए इसका ADE का क्षेत्रफल 1 और इसका भुजा 2 इस दोनों के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो यहां से लिखता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ठीक है, अब बटे यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC जो होगा ये कितना हो जाएगा, उसका भुजा 1 हो जाएगा, नीचे वाले का भुजा 2, इसका क्षेत्रफल जो होगा संग भुजा के अनुपात के बराबर होता है। तो शायद नहीं दिखाई दिया तो मैं इसके लिए नीचे लिख देता हूं, इसको यहां से नहीं दिखाई दिया तो मैं नीचे लिख लेता हूं यहाँ पे इस फिगर को हटा के कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ये ADE यहां वाला और नीचे में एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा DEC, यहां से DEC होगा, और ये इसकी भुजा 1 ऊपर वाले का नीचे वाले का एक ही आधार पे 2, एक ही आधार पे जो होगा तो ये भुजा के अनुपात के बराबर होगा। अब सवाल ये कहता है कि ADE का क्षेत्रफल 20 है, इसका मतलब इस एक बराबर 20 एरिया है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा मेरे, यानी 1 बराबर 20 तो 2 बराबर 20 गुना 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तो आंसर निकल के आ गया, क्योंकि आपसे पूछा DEC का ही एरिया, तो देखिए कितनी झकास निकल गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। खूबसूरत सा निकल के आ गया, देखिए कितनी झकास है वो, और उम्मीद नहीं कर सकते कि आपकी इतनी बनेगा। तो मैंने क्या रूल बताया, सीख लीजिए कि एक ही आधार पे यदि दो त्रिभुज बनते हैं तो उन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उन दोनों भुजाओं के अनुपात के
बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला है, इसलिए भुजाओं का अनुपात कर दिया, आंसर निकल गया। अब आगे चलता हूं कि कितनी खूबसूरत सा क्वेश्चन नेक्स्ट में आपका दिया हुआ है, और इस तरीके से नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए। कहा यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो वाही त्रिज्या आपका कहा एक समबाहु त्रिभुज की भुजा आपकी 12 दिया हुआ है, तो बाह्य त्रिज्या तथा अंतः त्रिज्या के बीच का अंतर क्या होगा ये पूछा। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज अगर ये है ऐसे, ठीक है, तो इसका एक भुजा ए हो तो इसके बाहर का रेडियस जो हुआ ऐसे, तो ये जो रेडियस होगा बाहरी रेडियस आर, वो आर जो होता है वो a/√3। ठीक है, अब यहां से एक और बनाता हूं, ये त्रिभुज ऐसे और यही सेम भुजा वाला, और यह एक अंदर से रेडियस आर हो तो क्या होगा, आर बराबर a/√3 ये होता है। ठीक है, तो अब है कि दोनों भुजाओं के बीच का अंतर पूछा है, तो डिफरेंस हम लोग यहां से लिखेंगे, तो इस दोनों का अंतर a/√3 और यहां से a/√3, तो अंतर क्या हो जाएगा यहां से, ये 2 एलसीएम तो आपका 2√3 ही होगा, राइट, ये √3 तो 2 आ जाएगा, 2a में से a चला जाएगा, a/√3। अब a का मान 12, अब बटा यहां से 2√3, तो ये कितना हो जाएगा 2√3 से, तो आप इसे कर देंगे कितना, √3 से 3 तो 3 हो जाएगा, और 3 से 2, तो ये 2 से 6 काटेंगे, √3 से 3 दूना यानी कि 2√3 आपका आ जाएगा। तो कितना आएगा 17 का सी में देखिए 2√3, 2√3 से 2√3 बार काटिएगा तो 12 हो जाएगा। कैसे 12 हो जाएगा, देखिए 2 से 2 4, √3 से 3 3, 3 गुना 4 12 होता है, तो ये कट के 2√3। यही तो आपसे पूछा दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, तो 2√3 होता है। एकदम आराम से मैंने बता दिया। और चलता हूं, आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे सीखे थे। बाह्य त्रिज्या के लिए कैपिटल आर लिया और अंतः त्रिज्या के लिए यानी इन सेंटर बाह्य को बोलते हैं, और इस तरह से, तो इस तरीके से मैंने दोनों बताया, बेहतरीन तरीके से अंतर निकाल दिया। देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से बन गया। लगता है कि सेम पैटर्न पे ये भी आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 भी उसी तरह से कहा, एक समबाहु त्रिभुज की बाह्य वृत्त तथा अंतः वृत्त के क्षेत्रफलों का योग जो है 770 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। एकदम सेम पैटर्न पे बनेगा। अगर मैं इस सवाल में यहां तक छोड़ दूं कि यही अगर समबाहु त्रिभुज ले लूं, इसकी बाह्य वृत्त हो गया, ये अंतः वृत्त हो गया, रेडियस तो सेम हो गया यहां से, तो कहा इनके क्षेत्रफलों का योग कितना है, तो 770 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल पूछा है क्या होगा, तो यहां से मैं क्या लिखूंगा, ये पाई आर स्क्वायर, आर की जगह पर ए स्क्वायर बाई √3, यानी √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। यहां से ये पाई आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर करूंगा तो ए स्क्वायर, और नीचे में करूंगा 2 का 4 3 12, और ये बराबर हो जाएगा 770, राइट। अब 3 से यहाँ पे 4 4 आ गया, 4 एकम 4 4 एक 5, तो 5 पाई ए स्क्वायर बाय यहाँ से 12। ठीक है, अब यहाँ से सवाल उठता ये है, सवाल यहाँ से काटेंगे 770। देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से कटेगा। तो आपका जो ए स्क्वायर बराबर निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो देखिए बताता हूं कैसे। तो ये 770 और ये जो 5 है वो नीचे आ जाएगा, 12 जो है वो ऊपर चला जाएगा। अब पाई का मान 22 नीचे आ जाएगा गुना में, और 7 ये 22/7, तो 7 आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब सवाल को काट लीजिए, कट जाएगा। 11 दूना 22, 11 सते 77, ठीक है, और 5 दूना 10 यानी 0 समान। अब यहां से a बराबर क्या निकला, a बराबर जो निकला वो निकला 7 गुना 7 गुना 12, इस तरह से 7 7 12 निकल गया। लेकिन आपको तो समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालना है, तो समबाहु त्रिभुज का एरिया मतलब ये जो त्रिभुज है उसके बाह्य वृत्त और अंतः वृत्त, ये त्रिभुज क्या है, तो त्रिभुज का जो एरिया होगा वो होगा क्या, तो √3/4, इस तरीके से √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। तो √3/4, ए स्क्वायर का तो वैल्यू निकला ही हुआ है 7 × 7 × 12, और यह 4 से काट देंगे तो यहाँ पे 3,
तो फाइनली जो आपका आंसर क्या आ गया देखिए यहां से 7 सते नहीं है, 7 या 21, 21 सते 147√3 और यही आपका आंसर आ गया 147। तो 147√3 इज द राइट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द बेहतरीन आंसर निकल के आ गया। कुछ नहीं करना, पहले वाला जो था उसी से कन्वर्ट कर दिया। ये बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल, ये अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, दोनों का योग दिया हुआ था, ए स्क्वायर का मान निकाला और वहां पे पुट कर दिया, आंसर निकल के आ गया। अब चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए। कितना बेहतरीन क्वेश्चन नेक्स्ट आपका आ गया स्क्रीन पे देखिए 19। अब ट्राइगोनोमेट्री देखेंगे हम लोग। कहता है साइन -π/3, साइन जो है -π/3 आपका सवाल है। कितना अच्छा है ये देखेंगे। साइन जो है यहां से साइन -π/3 और प्लस आपका यहां से कॉस -π/6 जो है ये। तो π/3 का जो वैल्यू होता है मेरे प्यारे बच्चों ये होता है 60 डिग्री और π/6 का जो वैल्यू होता है वो होता है 30 डिग्री। ये याद करें। और दूसरी बात ये भी होता है कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा और कॉस माइनस थीटा बराबर होता है प्लस में कॉस थीटा। तो ये तो माइनस बाहर निकल के आ जाएगा, तो ये हो गया साइन कितना 60 डिग्री। अब प्लस माइनस ये तो कॉस ही रहेगा और π/6 का वैल्यू 30 हो गया। तो अब क्या आ गया साइन 60 माइनस में √3/2 और ये आपका cos 30 बराबर √3/2 ये कैंसिल और इक्वल टू 0 आ गया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये पहले से आपको जानेंगे तो ये सवाल को तो गर्दा उड़ा देंगे एकदम। देखिए कितनी झकास तरीके से आपका सवाल बन गया, बहुत ही अच्छे। तो आशा करता हूं कंसेप्ट जरूर सीखेंगे। अब अगला क्वेश्चन पे आ जाइए, क्या खूबसूरत कहता है वो देखिए। ये खूबसूरत सा क्वेश्चन नेक्स्ट है 20 आपका देखेंगे यहां से बेहतरीन। कहा यदि थीटा एक न्यून कोण है, थीटा जो है वो न्यून कोण है बेहतरीन सा। तो न्यून कोण है तो क्या दिक्कत है, यहां से देखिए कहा आपका यहाँ पे कि tan थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 0 दिया हुआ है, राइट। ये 0 दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हो गया कि थीटा बराबर 45 डिग्री, 45 यहां से 0 हो गया। तो आपका यहां से क्या हो गया कि tan 26 थीटा और प्लस जो है cot 100 थीटा क्या होगा। तो tan 45 बराबर 1 तो 1 का पावर क्या हो जाएगा 26 और cot 45 1 का पावर 100 तो क्या होगा 1 ही होगा। और इस तरीके से 2 आपका राइट आंसर आ गया। तो क्या खूबसूरत सा आंसर निकल के आ गया, कितनी झकास आंसर निकल के आ गया वो देखिए 2 ऑप्शन नंबर डी। अब यहां से 21 आ जाइए। 21 में क्या बोला वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, ये देखेंगे 21 में बोला कि साइन यहां से साइन जो है वो 21 में कितनी है साइन 3 थीटा और 6 साइन 3 थीटा और यहां से सेक 2 थीटा इक्वल टू 1। तो आप इसको बढ़ा के ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि यहां से ये cos 3 थीटा बराबर cos 2 थीटा, चूंकि सेक लिखा हुआ है तो cos में। अब ये साइन बट्टे cos होता है तो दोनों क्या होता है साइन बट्टे cos। अगर 1 दिया हुआ इसका मतलब है दोनों कोणों का योग आपका क्या होगा 0, 90 डिग्री। इसका मतलब है साइन यहां से फॉर्मूला होता है कि अगर साइन a बट्टे cos b हो ये 1, इसका मतलब है दोनों कोणों का जो सम होगा वो 90 के बराबर होगा। तो इस तरह से दोनों कोण ये 3 थीटा ये 2 थीटा, इसका मतलब 5 थीटा बराबर 90। तो इसका मतलब थीटा बराबर कितना होगा 5 से काट देंगे 18 डिग्री, थीटा का मान 18 डिग्री 18 डिग्री निकल के आ जाएगा। यही तो सवाल में आपसे पूछा कि 3 tan स्क्वायर 5 थीटा बटा 2 माइनस यहां से 1। तो अब यहां से सवाल उठता क्या है वो देखिए। अगर 5 थीटा बराबर रखिएगा तो 90 का आधा कितना हो जाएगा 45। तो tan 45 1 तो ये 1 का स्क्वायर 1 ये 1 तो कितना आंसर आ गया 2।
तो इस तरीके से आपका निकल के आ गया 2, जिस ऑप्शन में होगा टिक लगा लीजिए। और आशा करता हूं कि आज जो है काफी बेहतरीन क्लास लगा, बहुत ही अच्छा लगा, और इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। हम लोग डेली लेके आते रहेंगे आप लोगों के लिए मैथ। अगर लगता होगा सर आप लोगों के लिए अच्छी मेहनत कर रहे हैं तो जरूर लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।